नमस्कार दोस्तों। आज हमारा वीडियो अरेस्ट को लेके है। अरेस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सबसे ज़्यादा कॉमन पब्लिक इसी से डरती है। और अरेस्ट एक ऐसा प्रोविज़न है जिसका इस्तेमाल पुलिस सबसे ज़्यादा गलत ढंग से करती है, तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अरेस्ट हालांकि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसका एग्जैक्ट डेफिनीशन हमें मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे कॉमन वर्ड्स में इसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एप्रीहेंशन और रिस्ट्रेंट और डिप्राइवेशन ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी। अरेस्ट को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन टू कंपेल हिम टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट और अदर लीगल अथॉरिटी। अरेस्ट के बारे में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार केस में और अच्छे से बताया गया था। अरेस्ट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अनदर पर्सन अंडर द अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ, जैसा कि पहले भी पॉइंट में बताया जा चुका है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि कस्टडी और अरेस्ट ये दोनों सिनोनिमस टर्म्स नहीं हैं, इनको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। इसमें यह भी कहा कि इन एवरी अरेस्ट देयर इज़ कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा। तो जितनी भी कस्टडी होती हैं वो अरेस्ट नहीं होती, लेकिन जितना भी अरेस्ट होता है उसको हम लोग कस्टडी कह सकते हैं। कस्टडी मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पर्सन कंसर्न, बट अरेस्ट इज द फोर्सफुल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन बाय पुलिस। अरेस्ट जब भी किया जाएगा वहाँ पे क्या होगा कि पुलिस अपना फोर्स यूज करेगी अरेस्ट करने के लिए। तो अरेस्ट के केस में फोर्स यूज होना बहुत ज़रूरी है पुलिस के द्वारा। पुलिस ऑफिसर और एनी ऑथराइज्ड पर्सन अरेस्टिंग touches or confines the body of such person who is to be detained unless the person gives himself willfully either by words or deed। तो कस्टडी जो होता है इसमें फोर्स का यूज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी अरेस्ट होते हैं उसमें पुलिस के द्वारा फोर्स का यूज किया जाता है। और कस्टडी यहाँ पे दो तरह की हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। और अरेस्ट के साथ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है। जुडिशियल अरेस्ट और पुलिस अरेस्ट ऐसा कोई टर्म सीआरपीसी में है नहीं और कहीं पर भी यूज होता भी नहीं है। तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब भी अरेस्ट किया जाता है तो एक प्रोसीजर बना हुआ है अरेस्ट करने का, और इसमें कुछ प्रोविजंस हैं हमारे सीआरपीसी में भी डिफाइन किए गए हैं। इवन जो केस लॉ आया था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1996 में कि किस तरीके से एक पुलिस वाला अरेस्ट करेगा और क्या क्या कंडीशंस होंगी जहाँ पे पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें पुलिस को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अरेस्ट करने से पहले। तो अगर कोई पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है किसी भी पर्सन को, तो उसे सेक्शन 41B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ध्यान रखना चाहिए। ये कहता है कि कोई भी पुलिस वाला जो अरेस्ट करेगा किसी भी पर्सन को, उसे एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन, अपने नाम का जो बैच होता है वो क्लियरली उसको लगाना पड़ेगा और अपना रैंक भी उसको साफ साफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस रैंक का हूँ और मेरा नाम ये है और मैं इस पर्सन को गिरफ्तार कर रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा ये होगा कि जब भी किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो पुलिस वाला उसी टाइम ही एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड करेगा अरेस्ट का, एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनाएगा, तो जिसको अरेस्ट मेमो कहते हैं, वो उसी टाइम ही बनाया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा। और उसको एक कोई भी फैमिली मेम्बर या दूसरा कोई पर्सन, अगर फैमिली मेम्बर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा कोई सी पर्सन से उसको साइन कराना पड़ेगा अरेस्ट मेमो के। ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका गाइडलाइन है जिसको पुलिस वाले को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर मान लो कि अरेस्टी के फैमिली मेम्बर्स आसपास प्रेजेंट नहीं हैं तो जिसे अरेस्ट किया जा रहा है उसे ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को अपने अरेस्ट के बारे में बता सकता है, जिससे कि वो आगे बेल उसकी करवा सके। और इसके साथ साथ जो एक पुलिस अपने पास डायरी रखेगी और उस डायरी में जिस टाइम पे और जिस जगह पे उस नोटबुक में ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि किस टाइम और किस जगह पे अरेस्ट किया गया है और किसको इन्फॉर्म किया गया है, ये भी उस नोटबुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें हर 48 आवर्स में, हर 2 दिन के बाद जिसको अरेस्ट किया गया है उसको उसका मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है ट्रेंड डॉक्टर्स के द्वारा। हालांकि पुलिस इन सब चीज़ों को बहुत कम ही फॉलो करती है प्रैक्टिकली, लेकिन ये प्रोविज़न जो बने हुए हैं अगर इनको फॉलो नहीं करती है पुलिस
तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू हो सकता है या चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और जब भी पुलिस इंटरोगेशन करती है और अरेस्ट के बाद ही उसको ये बताना पड़ेगा जिसे अरेस्ट किया गया है उसको कि वो अपने किसी भी वकील के से मिल सकता है और उसको किसी भी वकील से मिलने का राइट होता है। और इसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम में ये नोटिफाई किया जाएगा कि हमने इस पर्सन को अरेस्ट किया है, अब इस पुलिस थाने में इस पुलिस ऑफिसर से इसके रिलीज के लिए या इसके रीजन को जानने के लिए कि क्यों अरेस्ट किया गया है इस पुलिस वाले से आप संपर्क करें। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बना हुआ है। अगर पुलिस वाला कोई भी किसी को अरेस्ट करता है तो ये प्रोसीजर उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पुलिस किन किन केसेस में आपको अरेस्ट कर सकती है ये एक अलग से वीडियो हम लेके आएंगे आगे, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कॉमन पर्सन के लिए। ये वीडियो जो होगा ये बहुत ज़रूरी होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। हमारे सीआरपीसी में स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं, दिए गए हैं अरेस्ट करने को लेके। हालांकि इसे आम आदमी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता और जो लॉ को जानते हैं जैसे एडवोकेट्स वो भी इसको स्ट्रिक्टली इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई पुलिस वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करता, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता है, तो वो भी इसमें लायबल ठहराया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस उस पर लग सकते हैं और दूसरा इसमें आईपीसी के प्रोविज़न सेक्शन 220 में उसको सजा भी हो सकती है। इवन अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के वो किसी बेकसूर को या निर्दोष आदमी को फंसाने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी आईपीसी में उसकी सजा का प्रावधान दिया गया है। प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं बट कितना फॉलो होता है, मजिस्ट्रेट इस पर कितना ध्यान देता है, ये एक क्वेश्चन है जो हम सब लोग जानते ही हैं। जो एडवोकेट्स हैं प्रैक्टिस करते हैं उन्हें भी पता है कि कितना पुलिस वालों को सज़ा होती है या उन पे गलत काम करने की कार्रवाई की जाती है। तो एक केस था नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर कोई पुलिस वाला इलीगल अरेस्ट करता है तो उस केस में स्टेट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और अगर इसमें कोई पब्लिक सर्वेंट जिसके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने के लिए और ये जानते हुए भी कि सामने वाला पर्सन निर्दोष है और उसको इलीगल अरेस्ट करता है तो उसको सेक्शन 220 ऑफ आईपीसी में बुक किया जा सकता है, जिसकी सज़ा मैक्सिमम 7 साल है। इवन इसके बाद उसको 342 आर्टिकल के अंदर भी बुक किया जा सकता है जो कि है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इवन जो पुलिस वाला कोई इलीगल अरेस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में सिविल एक्शन भी लिया जा सकता है। सिविल एक्शन मतलब उससे मॉनेटरी डैमेज भी मांगा जा सकता है। और अगर मान लो कोई पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, पर्सन मतलब कोई भी पुलिस वाला जो आपको अरेस्ट कर रहा है, अगर मान लो ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है जिससे आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस सफ़र करना पड़ जाए, मतलब जहाँ पे आपको ग्रीवियस हर्ट होने की संभावना है या आपको सामने वाला जान से मारने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे आपके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस का भी राइट आ जाता है। हालांकि इसको प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन सी स्टेज पे कितना प्रोपोर्शन पावर यूज करना चाहिए जिससे कि वो हमारे प्राइवेट डिफेंस में कवर हो जाए। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टर्म है, यहाँ पे इसको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक लॉ कॉमन लॉ मैक्सिम है यूबी जस्ट सीबी रेमेडियम, जिसका मतलब होता है देयर इज़ अ रेमेडी फॉर एवरी इनजस्टिस। तो जहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस होता है उसके साथ उसकी रेमेडी भी आती है। तो अगर कोई पर्सन रॉन्गफुली डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस भी इशू कर सकते हैं उस पर्सन को रिलीज के लेके। एक केस था सेबेस्टियन एम होंगरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे 2 पर्सन गिरफ्तार हुए थे और जिनको कोर्ट ने कहा था कि हमारे सामने इनको पेश किया जाए, इनको छोड़ा जाए। और ऐसा ही और केस था श्रीमती हरबंस कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। यहाँ पे क्या हुआ था
कि एक लेडी के 4 बच्चे थे और उन चारों को इलीगल अरेस्ट कर लिया गया था, और उनमें से जो एक बच्चा था उसको पुलिस कस्टडी में ही जान से मार दिया गया था, उसको कस्टडियल डेथ कर दिया गया था। तो उस केस को लेके यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई हुई थी, और इसमें जिस पुलिस वाले को जिम्मेदार ठहराया गया था कस्टडियल डेथ का, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि एक पर्सन कस्टडियल डेथ की वजह से मारा जा चुका, और बाकी के जो बच्चे थे वो इलीगली डिटेन किए गए थे। तो यहाँ पे डीजीपी को ऑर्डर दिया था कोर्ट ने कि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करके इनके डेथ के बारे में और इलीगल डिटेंशन के बारे में उसका रिपोर्ट कोर्ट में पेश करिए। ऐसे ही एक बहुत ही लैंडमार्क केस था इलीगल अरेस्ट को लेके, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, जहाँ पे कंपनसेशन दिया गया था डिटेनी को। तो इस केस में पुलिस वालों ने एक पर्सन को कस्टडी में डेथ कर दिया था, और वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस वालों से 1.5 लाख का कंपनसेशन कोर्ट ने पिटिशनर को यहाँ दिलवाया था। ये एक सबसे पहला मामला था जहाँ पे इलीगल अरेस्ट को लेके मॉनेटरी डैमेज दिया गया था। ऐसे ही केस था पार्वती वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, जहाँ पे 5 लाख का कंपनसेशन दिया गया था, जिसमें पुलिस वालों ने एक पर्सन की डेथ कर दी थी जुडिशियल कस्टडी में। तो इलीगल अरेस्ट को लेके जो मोस्ट कॉमन रिलीफ जो सॉर्ट किया जाता है वो एक तो रिलीज ऑफ डिटेनी, कि जिसको इलीगल अरेस्ट किया गया है उसको छोड़ दिया जाए, और दूसरा कंपनसेशन होता है। लेकिन ये फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि और भी कौन कौन से रिलीफ इसमें दिए जा सकते हैं। जैसे एक केस था पी रतिनाम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, यहाँ पे कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि यहाँ पे पिटिशनर को कस्टडियल रेप कॉज किया गया था आफ्टर हर रॉन्गफुल अरेस्ट। तो पुलिस वालों ने इसमें एक लेडी को रॉन्गफुली अरेस्ट करके उसका कस्टडी में रेप कर दिया था। तो यहाँ पे ये डिमांड की गई थी कि जो भी इसमें कल्प्रिट पुलिस वाले हैं उनको सजा भी दी जाए। और श्री राम मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि जो पुलिस और प्रिजन के मैनुअल्स हैं उसको एक बार रिवाइज किया जाए, और वहाँ पे जो अरेस्ट किए जाते हैं या जो अरेस्ट किए गए पर्सन्स हैं उनको सेंसिटिव तरीके से डील किया जाना चाहिए, ना कि उनको जानवरों की तरह पीटा जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो इलीगल अरेस्ट के अगेंस्ट में बताए गए हैं, जिसका यूज़ कोई भी पर्सन कर सकता है अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर जो कि एरिंग पुलिस ऑफिसर हो, जिसने जानबूझ के किसी को मासूम को अरेस्ट किया हो, और उसके अगेंस्ट में ये सारी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने कुछ केस लॉज भी देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट क्या होता है, कोई पुलिस वाला क्यों अरेस्ट करता है, या अरेस्ट करने का बेसिक मकसद क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है, टू ब्रिंग द अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू फेस द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग के आगे इसमें अक्यूज का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई पर्सन अगर अक्यूज है किसी भी कोर्ट के सामने, तो वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। हालांकि ये काम तो बेल होने के बाद भी किया जा सकता है, जो पर्सन होते हैं वो बेल लेने के बाद भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। दूसरा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है कि कोई भी अक्यूज पर्सन अगर अरेस्ट रहेगा या जेल में रहेगा तो वो किसी भी एविडेंस को टेम्पर नहीं कर पाएगा, उससे छेड़खानी नहीं कर पाएगा, या किसी भी विटनेस को धमका नहीं पाएगा, या उसकी जो टेस्टिमोनी को हार्म नहीं कर पाएगा, या पुलिस वाला इनके इन्वेस्टिगेशन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अरेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, या अरेस्ट क्यों किया जाता है, या किसी पर्सन को अरेस्ट क्यों किया जाना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 41 एंड 42 ऑफ सीआरपीसी के अंडर। सेक्शन 41 एक बहुत बड़ा सेक्शन है जहाँ पर हम वीडियो बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुलिस वाला आपको कब कब अरेस्ट कर सकता है, वो सेक्शन 41 में बताया गया है। और सेक्शन 42 में ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है और पुलिस वाला उससे उसका नाम पता पूछता है
और अगर उसको लगता है कि ये पर्सन अपना नाम और पता ये गलत बता रहा है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन ये अरेस्ट तभी तक कर सकता है जब तक वो अपना जो डाउट है वो क्लियर ना कर ले कि ये पर्सन सही में इस जगह पे रहता है और इस पर्सन का जेन्यून आईडी कार्ड ये है या जेन्यून नाम ये है। जैसे ही पुलिस वाले को ये पता लगता है उसी टाइम ही उसको रिलीज करना होता है। तो सेक्शन 42 में पुलिस ऑफिसर इस बात को लेकर भी अरेस्ट कर सकता है। दूसरा, कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर कोई पर्सन किसी भी पर्सन के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, जैसे मान लो किसी का रेप करने की कोशिश कर रहा है, किसी के मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, या किसी को ग्रीवियस हर्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो उस केसेस में कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है और उसको गिरफ्तार करके सीधा पुलिस स्टेशन ले जाएगा। और पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस वाले को लगता है कि हाँ इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो पुलिस वाला उसको फिर से गिरफ्तार करेगा। तीसरा, मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट किसी थर्ड पर्सन को कह सकते हैं कि आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए। और यहाँ पर भी वही कंडीशन फॉलो की जाएगी कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो या अटेम्प्ट कर रहा है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके, तो मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है कि इनको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाइए, वहाँ पे इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाइए। तो ये पर्सन्स जो हैं अरेस्ट कर सकते हैं। किसी भी पर्सन का अरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और पुलिस वाले इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज करते हैं। इसीलिए इसके बारे में हम सब लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। आशा है आप लोगों को इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।